Welcome to Easy Chemistry for All. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। अब हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे पहले हम समझते हैं किसे कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जो एटम होता है वो एज अ होल उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है, जब आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में, कैटायन में। मतलब एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन निकाला तो कैटायन में कन्वर्ट हो गया। 1 मोल ऑफ एटम्स को अपने आयंस में कन्वर्ट होने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है टू फॉर्म 1 मोल ऑफ आयंस, तो 1 मोल ऑफ एटम होंगे तो वो 1 मोल ऑफ आयंस देंगे, तो उसे हम कहते हैं उसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब हमें ये देखते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल के ऊपर। मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल कितनी ज़्यादा होगी या कम होगी, उनकी रीजंस क्या हैं। उसकी रीजंस जो हैं आपके पास सबसे पहले आ जाती है एक उसकी न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा आ जाता है उसका एटॉमिक साइज, तीसरा आ जाता है शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, और फोर्थ वन आ जाता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन या टाइप ऑफ जो ऑर्बिटल जो वैलेंस शेल में पाया जाता है, जो इन्वॉल्व होता है जिससे इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, उसकी जो टाइप होती है उस पर भी डिपेंड करता है। मतलब किस तरह, सबसे पहले हम न्यूक्लियर चार्ज को देखते हैं। किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने ज्यादा होंगे, मतलब उसका एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा तो उसका जो होल्ड है अपने वैलेंस शेल के ऊपर उतना ज्यादा होगा। तो ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन हम इजीली रिमूव नहीं कर सकेंगे, उसे हम ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी उसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। मतलब न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा उतनी आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगी। मतलब इसका जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है। दूसरी हमारे पास जो इसकी जो फैक्टर आ जाता है वो आ जाता है एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज हमारे पास, न्यूक्लियर चार्ज तो हमने पढ़ा कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएं तो नंबर ऑफ शेल्स वही रहते हैं, सिर्फ एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। उस तरह न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो गया। टॉप टू बॉटम आए तो उसका साइज इंक्रीज होता है ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल्स इन दी एटम। मतलब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने के साथ साथ उसमें नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज होते हैं। तो जब जितना ज्यादा एटम का रेडियस होगा, उसका साइज होगा, उतने ही जो होल्ड होगा न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर उतना कम होगा, जिसकी वजह से है हमें कम एनर्जी चाहिए होगी उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। मतलब इसका जो रिलेशन होगा वो हमारे पास इनवर्स होगा एटॉमिक साइज का। एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय, हम लिखेंगे 1 बाय आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसी तरह हमारे पास जो तीसरा जो फैक्टर है जो अफेक्ट करता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल के ऊपर, वो आ जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। अब सबसे पहले हम देखते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। ये आपके पास एटम है, एटम में ये नंबर ऑफ शेल्स हैं। अब इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं।
अब यहां पर दो इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं डिफरेंट शेल्स में। अब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर जो न्यूक्लियस का होल्ड है वो कम हो जाएगा। किसकी वजह से? जो इनर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, अंदर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसकी वजह से इसकी जो ऊपर होल्ड होगा वो कम हो जाएगा। मतलब जो इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हर्डल्स क्रिएट करेंगे, एक बाउंड्री क्रिएट करेंगे न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी। मतलब जितना साइज बड़ा होगा उसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। जो शील्डिंग इफेक्ट होगा वो ज्यादा होने की वजह से जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है उसके ऊपर इफेक्ट क्या होगा? कम होगा। मतलब जितनी ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगी आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो हमें एनर्जी चाहिए उसे आयोनाइज करने के लिए उतनी कम होगी। मतलब इसका जो रिलेशन होगा वो भी इनवर्स होगा। जो आखिरी जो फैक्टर है वो आ जाता है नेचर ऑफ ऑर्बिटल, या हम उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। ऑर्बिटल। अब यहां पर नेचर ऑफ ऑर्बिटल से क्या मुराद है? नेचर ऑफ ऑर्बिटल से मुराद ये कि जो ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड हों या हाफ फिल्ड हों उन्हें ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। मतलब जो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं ऑर्बिटल्स या पार्शियली फिल्ड होते हैं, पार्शियली से मुराद हाफ फिल्ड होते हैं, उन्हें वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, उन्हें ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। इसकी एग्जांपल मैं आपको कुछ इस तरह दूं कि जिस तरह आपके पास थर्ड पीरियड में जो एलिमेंट्स हैं सोडियम मैग्नीशियम, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ चुके हैं। सोडियम की आ जाती है NS1 और इसकी NS2 आ जाती है। मतलब मैग्नीशियम नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आगे आ जाता है आपके पास 3s2। अब यहां पर S जो होता है S ऑर्बिटल जो है उसमें दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये कंप्लीट हो गया। वैलेंस शेल में जो पाए जाने वाला सब शेल है जो कि कंप्लीटली फिल्ड है, इसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एज कंपेयर टू जो आपके पास सोडियम है। सोडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कामा 3s1। अब यहां पर ये भी क्या है? हाफ फिल्ड है, मतलब ये भी स्टेबल है। अगर हम देखें इसका कंपैरिजन करें एल्युमिनियम के साथ, तो एल्युमिनियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगी? नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p1। अब यहां पर जो p है उसमें अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हों तो वो हाफ फिल्ड होता है, अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो कंप्लीटली फिल्ड होगा। मतलब इन दो कंडीशंस में ये स्टेबल होगा। अब दोनों कंडीशंस यहां पर नहीं पाई जाती, इसलिए जो एल्युमिनियम होगा उसकी जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगी वो मैग्नीशियम और सोडियम के मुकाबले में क्या होगी? कम होगी। तो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या नेचर ऑफ ऑर्बिटल है वो इस तरह अफेक्ट करता है। तो ये इसकी थी दूसरी प्रॉपर्टी। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। अब स्टूडेंट्स अब आपके पास तीसरी प्रॉपर्टी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है जो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की, वो आ जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलिए ये देखते हैं। अब सबसे पहले हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। मतलब ये आपके पास दो एटम्स हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड इन दोनों के दरमियान पाया जाता है। अब अगर ये सिमिलर एटम्स हैं तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर जो इन्होंने शेयर किया हुआ है अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए वो सेंटर में होगा। लेकिन इसी तरह आपके पास दो डिफरेंट एटम्स हैं, तो यहां पर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अब इसकी जो ये एबिलिटी है कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर को पार्शियली अपनी तरफ डिस्प्लेस करने की जो एबिलिटी है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसे हम किस तरह डिफाइन करेंगे?
the partially displacement of shared pair of electron towards itself in a covalent bond, इसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब अगर हम पीरियड 3 एलिमेंट्स को देखें तो यहां पर लेफ्ट टू राइट हमें पता है कि इनका जो साइज है वो डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, इनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल उतनी ज्यादा होगी, मतलब जितना साइज डिक्रीज होगा एनर्जी उतनी ज्यादा चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो इसी तरह साइज डिक्रीज होने की वजह से ये भी होगा कि जो स्मॉल साइज एटम है वो क्या करेगा, उसके न्यूक्लियस का होल्ड अपने इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज्यादा है, इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया हुआ है उसके ऊपर भी ज्यादा होगा। तो इस तरह क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जो आपके पास ट्रेंड होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी पीरियड टेबल में, और टॉप टू बॉटम क्या होगी, ये डिक्रीज होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हमारे पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का जो ताल्लुक होता है वो किसी भी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका और न्यूक्लियस के दरमियान जो होल्ड होता है उससे रिलेट करता है। मतलब किसी भी एटम के अंदर अगर हम उसका साइज देखें, यहां पर साइज का इफेक्ट बहुत ज्यादा है। एक एटम है उसका साइज बड़ा है, दूसरा स्मॉल है। अब यहां पर न्यूक्लियस का होल्ड जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होगा वो ज्यादा होगा, यहां पर न्यूक्लियस का होल्ड जो होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो कम होगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यहां पर इनके फ्री होने के चांसेस ज्यादा हैं। मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, किसी भी बहुत सारे एटम्स अगर एक जगह पर किसी भी एलिमेंट के पाए जाते हैं तो वो क्या करते हैं, फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम क्या करते हैं, जंप कर सकते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब किसी भी एटम में डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे उनकी जो कंडक्शन होगी इलेक्ट्रिसिटी की उतनी ज्यादा होगी, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी उतनी आसानी से ट्रेवल कर सकेगी। अब यहां पर अगर हम बारी बारी थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को देखें तो यहां पर आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया था जो ग्रुप नंबर है वो आपको शो करता है किसी भी ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनमें पाए जाने वाले जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं। फर्स्ट है ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, मैग्नीशियम के 2 हैं। मतलब यहां पर जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इजीली डीलोकलाइज हो सकता है क्योंकि ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं, एटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं, सोडियम और मैग्नीशियम। और इसी तरह एल्युमिनियम जो है ये भी मेटल है, सोडियम मैग्नीशियम की तरह। यहां पर भी इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो यहां पर भी डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। साइज जो है वो लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने की वजह से उनमें जो होल्ड है न्यूक्लियस का डिक्रीज हो रहा है, उनमें जो होल्ड है न्यूक्लियस का और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का वो ज्यादा होता जाएगा, जिसकी वजह से डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी उतनी कम होगी। जितने कम डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उतनी कम होगी। इसी तरह टॉप टू बॉटम आए तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब साइज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो होल्ड होगा वो क्या होगा, कम होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इजीली फ्री हो सकते हैं, मतलब डीलोकलाइज हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। तो यहां पर सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, लेकिन जो सिलिकॉन है वो सेमीकंडक्टर है। अब जो फास्फोरस और सल्फर जो हैं ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जो फास्फोरस है वो P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और जो सल्फर है वो S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक तो उनका साइज डिक्रीज होगा, दूसरे नंबर पर जो अवेलेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो किस में चली जाएगी, वो इनकी आपस में ही एटम्स की बॉन्डिंग में चली जाएगी, जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन के चांसेस बहुत कम होते हैं। इस वजह से फास्फोरस और सल्फर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। इसी तरह जो क्लोरीन है इसका साइज मजीद श्रिंक हो जाएगा, इसका जो
बहुत कम साइज होने की वजह से ये क्या होगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर जो क्लोरीन है वो Cl2 की फॉर्म में, मतलब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और इसी तरह जो आर्गन है, आर्गन का केस जो है वो हमारे पास एक्सेप्शनल है। आर्गन जो है वो एटॉमिक फॉर्म में तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहां पर इसमें वान डर वाल फोर्सेस पाई जाती हैं। वान डर वाल फोर्सेस मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इनमें कंडक्शन होगी इलेक्ट्रिसिटी की, वो क्या हो जाएगी, नहीं होगी। ये इसकी रीजंस हैं। ये था स्टूडेंट्स आज का आपका टॉपिक। इंशाल्लाह नया टॉपिक लेकर नई वीडियो के साथ फिर दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।